हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र, यानी कि सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। और ये अंतिम मौका है आपके लिए, इसे आप देख कर जाइए और इसमें से पक्का आपके क्वेश्चंस फंसने ही फंसने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए और आप मिला लीजिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसको आप जानते हैं कि इसमें मानचित्र कार्य भी आता है, वर्णनात्मक प्रश्न भी आते हैं और 20 बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और साथ ही साथ देखिए, ये जो निर्देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि जो मानचित्र आपका होगा उसको इतने अच्छे से संलग्न करिए कि कहीं वो अलग ना हो जाए, कहीं वो मतलब कि अलग हो गए फट ना जाए। तो उसको क्या करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से उसमें मतलब कि संलग्न करेंगे यानी बांधेंगे। ओके, अब देखिए दिया है यहाँ से 20 अंक के लिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होते हैं और आप आंसर दे मतलब कि कमेंट करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि वैसे मैं आंसर आपको बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो जो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय हुआ था, कब हुआ था? तो इटली देश से हुआ था, इटली देश से हुआ था। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इटली देश से। दूसरा क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था, फ्रांस देश से था, क्योंकि वो फ्रांस का राजा बना था। और इसको 1815 में क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी और 1804 में राजा बना था। इन डेट्स को शायद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, कल एग्जाम में आपके आ भी सकता है। देखिए, तीसरा है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। तो जो गैरीबाल्डी थे हमारे, देखिए तीन नेता थे, जूसेप्पे मतलब गैरीबाल्डी, जूसेप्पे मैत्सिनी और एक नेता थे, उनका आप कमेंट करके नाम बताएंगे। वो इटली के एकीकरण में क्या थे, शामिल थे, इटली के एकीकरण में जूसेप्पे गैरिबाल्डी, जूसेप्पे मेजनी और एक नेता थे, उनको आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके, देखिए चौथा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कांग्रेस के सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था वह मांग थी, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें कौन सी मांग मतलब कि मांग मांगी गई थी, मतलब कौन सी मांग मानी मानी गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसको आपको कमेंट करके बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। और इन्होंने कब लिखा था? तो 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा था, 1909 में। ओके दोस्तों, और साथ ही आपको ये बता दूं कि इसके जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। ओके, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही नए बच्चों जो मतलब 10th में जाने वाले हैं उनको मेरे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन देशों के वर्गों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब विश्व युद्ध हो रहा था तो दो थे, यानी कि एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, एक सेंट्रल पावर और एक अलाइड पावर। तो इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सेंट्रल पावर था और कौन अलाइड पावर था। तो यानी कि सेंट्रल पावर के बारे में बताना है आपको। क्या जर्मनी, रूस और फ्रांस थे, कि रूस, जर्मनी, ब्रिटेन की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की की, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताइए। इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन है। अगर जो आप इसको देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन और याद होगा कि कौन धुरी शक्तियों में था। ओके, देखिए आठवां है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तो कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो आयात पर कर लगाना। आयात पर कर लगाना क्या है? वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। नौवां क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो आप जानते हैं कि लोहा को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। देखिए, 10वां है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में दोमट अथवा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब देखिए, 11वां है कि निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो गुजरात में क्या क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, देखिए 12वां क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन आचार्य जी विनोबा भावे जी के द्वारा क्या किया था? चालू किया गया था, आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ओके, देखिए 13वां क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो सलाल बांध है आपका वो किस पे नदी पे स्थित है? तो चिनाव नदी पे। आपका सलाल बांध किस नदी पे है? तो चिनाव नदी पे क्या है? ये
स्थित है। ओके, आई होप दोस्तों आपको आंसर्स क्लियर होते जा रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। और आप वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्च के लिए। देखिए 14वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है वो किस पे है, तो हालांकि 2 नदियों पे माना जाता है, लेकिन जो भागीरथी है वो क्या है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके इसको याद रखेंगे। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना किस पे, तो भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे। देखिए 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है, तो 22 भाषाओं को मतलब 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया। ओके, भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को मतलब दिया गया दर्जा। देखिए 16वां है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, तो 1992 में। ओके, देखिए 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो किस में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आपको पता होगा कि केरल में ज़्यादा होता है, लेकिन जब केरल ऑप्शन में नहीं है तो आप हरियाणा को टिक करेंगे। पंजाब में जो हरियाणा है उसको, उसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। 18वां है कि विकसित देशों के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो विकसित देशों के जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान होता है वो किसका होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का होता है। क्योंकि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसके उससे क्या होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा हम लोग की देश की जीडीपी बढ़ती है। जब प्राथमिक क्षेत्र सही रहेगा तो सभी क्षेत्र क्या रहेंगे, सही रहेंगे। 19वां है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, तो निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन है, तो जो पूंजी है वो उत्पादन का साधन है। क्योंकि आपके पास जब पूंजी रहेगी तभी लाभ होगा, पूंजी रहेगी तभी आप किसी की सेवा कर पाएंगे, पूंजी रहेगी तभी आप टैक्स को भर पाएंगे या ले पाएंगे। ओके, अब देखिए 20वां है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी रोजगार मतलब कि एक्ट पारित हुआ था, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट पारित हुआ था, तो किस वक्त पारित हुआ था, 2006 में। तो लेकिन इसमें 2006 ऑप्शन नहीं है, तो इसको 2005 आप क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे 2005 में। इसको एक बार आप देख कंफर्म कर लेंगे, 20वें वाले को एक बार कंफर्म कर लेंगे, सस्पेंस में है। ओके, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि केरल में अन्य राज्यों की तुलना में मृत्यु दर क्यों कम है, तो क्योंकि केरल में शिक्षित लोग हैं, इसी के द्वारा वहाँ पे क्या है, मतलब कि कम है मतलब मृत्यु दर। तो इस क्वेश्चन को आप देख कर जाएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, अथवा में दिया है, अथवा दिया है कि सामुदायिक सरकार से क्या आशय है, अथवा जैव एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। और पूना पैक्ट के बारे में बताना है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच क्या हुई थी, मतलब कि समझौता हुआ था पूना के जेल में। तो पूना पैक्ट के बारे में बताना है। यूटोपिया कल्पना दर्श क्या है, और चौथा है कि गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंदू स्वराज में असहयोग आंदोलन का पक्ष का तर्क क्यों दिया था, तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि यदि हम अंग्रेजों का साथ न दें तो अंग्रेजों की सरकार जो है वो क्या होगी, ढह जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ से वर्णनात्मक 2 प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक मतलब फ्रांस की राजनीति क्रांति के कारण क्या थे, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, संसाधन नियोजन अथवा संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख कीजिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अथवा में दिया है, आप अथवा करें, ए करें अथवा ओ करें। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा मानव सूचकांक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे दिया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन कीजिए, यानी टिप्पणी लिखना है। और यहाँ से आपके मानचित्र कार्य स्टार्ट होते हैं। तो दृष्टिबाधित तो आप हैं नहीं, तो दृष्टिबाधित वाला आप नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी तो गुजरात में था, तो वहाँ पे आप दर्शाएंगे। वह स्थान जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ उसको आप क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, वह स्थान जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक यात्रा के साथ चालू हुआ था, तो वो भी गुजरात ही में हुआ था। देखिए सी वाला है कि वह स्थान जहाँ चंपारण सत्याग्रह हुआ तो बिहार में हुआ था 1917 में, खेड़ा मतलब कि बिहार के नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। ओके, डी वाला है कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी को हुआ था, और कहाँ पे, गोरखपुर में हुआ था। ओके, देखिए ई वाला क्वेश्चन है कि वो स्थान जहाँ नमक कानून तोड़ा गया था, तो दांडी में तोड़ा गया था। ओके, अब देखिए ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। और उसके बाद से फिर आप ख वाला देखेंगे, ख वाला तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9वां का ख, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए, यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आप ऐसे दर्शाएंगे उसको, जिस निशान से दिया है उस निशान से उत्तर प्रदेश को दर्शाएंगे और वहाँ पे नाम लिखेंगे। ओके, फिर दिया है कि सलालबाद क्षेत्र चिन्ह द्वारा, सलालबाद चिनाव नदी पे कहाँ पाया जाता है, इसको आप उस तरह वहाँ से दर्शा देंगे इस चिन्ह द्वारा। तो आई होप दोस्तों इन्हीं तरीके से आपको मैप के वर्क करने थे और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने थे, और इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाइए। मैं एकदम क्या मतलब बताऊँ आपको,
मैं आपसे गारंटी भी ले सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, क्योंकि जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दोस्तों थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर्स। जय हिंद, जय भारत।